लेबनान। अप्रैल 1973 रात के लगभग 1:40 हो रहे थे। बेरूत की सड़कें अभी भी जाग रही थी। कहीं कैफे खुले थे तो कहीं लोग देर रात तक बातचीत करने में बिजी थे। कहीं कारों की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल सा लग रहा था। लेकिन उस रात बेरूत की उन्हीं सड़कों पर कुछ ऐसे लोग भी घूम रहे थे जो वहाँ घूमने नहीं आए थे। वो एक मिशन पर थे, एक ऐसे मिशन पर जिसके बारे में आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया बात करने वाली थी। उनमें एक युवा महिला दिखाई दे रही थी जिसके काले बाल थे। उसने बहुत फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे और उसकी चाल बहुत कॉन्फिडेंट थी। उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि शायद ये लड़की किसी पार्टी से लौट रही है, लेकिन सच कुछ और था। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। उसका नाम था एहूद बाराक। इजराइल की स्पेशल फोर्स की एक कमांडो थी वो। और अगले कुछ मिनटों में वो और उसके साथी बेरूत के सबसे सेफ एरियाज में से एक में घुसने वाले थे और उनके टारगेट थे 3 आदमी, 3 नाम, 3 चेहरे, और उन तीनों को आज रात मरना था। लेकिन क्यों? उन 3 लोगों ने ऐसा आखिर किया क्या था कि इजराइल उन्हें मारने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश की राजधानी तक पहुंच गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा 7 महीने पहले, जब एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वेस्ट जर्मनी, सितंबर 1972। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार था जब जर्मनी ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी कर रहा था। जर्मनी इस बार दुनिया को एक अपना नया चेहरा दिखाना चाहता था। एक ऐसा जर्मनी जिसे लोग अब हिटलर और वर्ल्ड वॉर से नहीं बल्कि पीस और स्पोर्ट्स से याद करें। इसलिए इन ओलंपिक खेलों को कहा जा रहा था गेम्स ऑफ पीस, क्योंकि इन खेलों की थीम शांति थी। इसलिए सुरक्षा भी जानबूझकर हल्की रखी गई थी। कहीं कोई हथियारबंद सैनिक नहीं दिखाई दे रहे थे। सभी देशों के खिलाड़ी एक दूसरे से खुलकर मिल रहे थे। ओलंपिक विलेज का माहौल किसी फेस्टिवल जैसा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही फैसला इतिहास की सबसे बड़ी ओलंपिक ट्रेजेडीज में से एक में बदल जाएगा। 5 सितंबर 1972 की सुबह सब कुछ बदल गया। सुबह लगभग 4:30 बजे 8 लोग ट्रैक सूट पहने हुए ओलंपिक विलेज की बाउंड्री फेंस की तरफ बढ़े। उनके हाथों में स्पोर्ट्स बैग थे। उन्हें देखकर किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि ओलंपिक विलेज में खिलाड़ी तो जाएंगे, लेकिन उन बैग्स में स्पोर्ट्स का सामान नहीं था। उनमें AK-47 राइफल्स थी, हैंड ग्रेनेड्स थे और इन लोगों का एक मिशन था। कुछ मिनटों के बाद वो बाउंड्री पार कर चुके थे। अब उनका निशाना था इजरायली टीम का हॉस्टल। ये लोग फिलिस्तीनी संगठन ब्लैक सितंबर के मेंबर थे और आज पूरी दुनिया पहली बार उनका नाम सुनने वाली थी। उनका मकसद एकदम क्लियर था, दुनिया का ध्यान अपने एजेंडे की तरफ खींचना, और इसके लिए उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच यानी कि ओलंपिक्स को चुना। कुछ ही देर में इजरायली खिलाड़ियों के कमरे में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। रेसलिंग कोच मोशे वाइनबर्ग ने आतंकियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गोली मार दी गई। एक और खिलाड़ी ने मुकाबला किया, वो भी मारा गया और बाकी खिलाड़ियों को बंधक बना लिया गया। अब पूरी दुनिया की निगाहें म्यूनिक पर थी। टीवी कैमरा लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग ये सब देख रहे थे। कुछ घंटों बाद आतंकियों ने अपनी डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि इजराइल की जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीन कैदियों को रिहा किया जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। इजराइल की पॉलिसी बहुत क्लियर थी। वो आतंकियों से बातचीत नहीं करता और उनके दबाव के आगे झुकता भी नहीं है। इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर ने ये डिमांड ठुकरा दी। अब पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि आगे क्या होगा। 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो बंधक छूटेंगे
या फिर खून बहेगा। बीच का रास्ता लगभग ख़त्म हो चुका था। फिलिस्तीनी आतंकियों और जर्मन ऑफिसर्स के बीच घंटों तक नेगोशिएशन चलती रही। डेडलाइन बढ़ती रही, टेंशन भी बढ़ती रही और शाम होते होते एक प्लान फाइनल किया गया। आतंकियों को हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा और वहां से उन्हें एक प्लेन दिया जाएगा जिससे वो वहां से निकल सकें। कम से कम आतंकियों को तो यही बताया गया था। असल में जर्मन पुलिस एयरपोर्ट पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जर्मनी ने ऐसा ऑपरेशन पहले कभी नहीं किया था। उनके पास ना तो कोई स्पेशल फोर्सेस थी और ना कोई स्पेशल तैयारी। और कुछ ही घंटों बाद इस बात का खामियाजा 11 लोग चुकाने वाले थे। रात को आतंकियों को लेकर हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर उतरा। आतंकी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे और अचानक गोलियां चलने लगी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जर्मन स्नाइपरों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। आतंकी भी जवाबी फायरिंग कर रहे थे, लेकिन सबसे बुरी स्थिति में थे बंधक, जो हथकड़ियों से बंधे हुए थे और हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे थे। कुछ मिनटों बाद एक आतंकी ने हेलीकॉप्टर के अंदर एक ग्रेनेड फेंक दिया। भयंकर विस्फोट हुआ और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया। इसी तरह दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठे बंधकों को नज़दीक से आतंकियों ने गोली मार दी। जब गोलीबारी खत्म हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस एनकाउंटर में 11 इजरायली खिलाड़ी मारे गए, एक जर्मन पुलिस वाला भी मारा गया, 5 आतंकी भी मारे गए और 3 पकड़े गए। लेकिन दुनिया को सबसे ज़्यादा जो तस्वीर याद रही वो थी ओलंपिक खेलों में आए खिलाड़ियों की लाशें। वो लोग जो खेल खेलने आए थे, लड़ाई लड़ने नहीं। म्यूनिख की उस रात को 11 खिलाड़ी मारे गए। लेकिन इजराइल के लिए ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये सिर्फ 11 खिलाड़ियों की मौत नहीं थी, ये पूरी दुनिया के सामने इजराइल को दी गई एक चुनौती थी और अब इजराइल को इसका जवाब देना था। Olympics took a tragic turn. Palestinian gunmen attacked the Israeli team. In the early morning hours, 8 Palestinian terrorists, disguised in tracksuits, scale a chain-link fence and sneak into the Olympic Village. म्यूनिख में हुई गोलीबारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका दर्द वो तो अभी शुरू हुआ था। कुछ ही दिनों बाद इजराइल की सड़कों पर एक के बाद एक अंतिम यात्राएं निकलने लगी। 11 ताबूत, 11 परिवार, 11 कहानियाँ जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई। किसी ने अपना बेटा खोया था तो किसी ने अपना पति और किसी ने अपना पिता। पूरा देश टीवी पर ये सब देख रहा था। लोग सिर्फ दुखी नहीं थे, वो गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। और उससे ही बड़ा सवाल, अब इसका जवाब कौन देगा। उस समय इजराइल की प्रधानमंत्री थी गोल्डा मेयर। वो एक ऐसी नेता थी जो अपने जीवन में कई लड़ाइयाँ देख चुकी थी। लेकिन म्यूनिख वाली बात अलग थी। वो कोई लड़ाई का मैदान नहीं था, ये कोई सीमा विवाद भी नहीं था। यहाँ पर कुछ लोगों ने पूरी दुनिया के सामने इजराइल को एक खुली चुनौती दी थी और गोल्डा मेयर ये बात अच्छी तरह समझती थी। कुछ दिनों बाद यरूशलेम में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। कमरे में इजराइल के सबसे पावरफुल लोग बैठे थे, सेना के अधिकारी, सीक्रेट एजेंसीज के हेड, सीनियर मिनिस्टर्स, और उनके बीच में बैठी थी गोल्डा मेयर। कमरे में माहौल बहुत टेंस और भारी था। हर किसी के पास कोई ना कोई सुझाव था। कुछ लोग चाहते थे कि फ़िलिस्तीनी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जाए, कुछ लोग चाहते थे कि अरब देशों पर दबाव डाला जाए, और कुछ लोग मानते थे कि इसको एक लड़ाई की तरह लेना चाहिए और इसका जवाब एक लड़ाई की तरह ही देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि म्यूनिख पर हमला किसी देश ने नहीं किया था, हमला कुछ लोगों ने किया था। ऐसे कुछ लोग जो अलग अलग देशों में फैले हुए थे, जो नकली नामों से रहते थे और जिन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। कमरे में घंटों तक बहस चलती रही। फिर धीरे धीरे एक फ़ैसला हुआ। फ़ैसला ये हुआ कि अगर प्रॉब्लम कुछ लोग हैं तो जवाब भी उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए, किसी देश को नहीं। एक एक आदमी जिसने म्यूनिख की योजना बनाई, जिसने इसे फंड किया और जिसने इसे अंजाम दिया, और जिस किसी ने भी इन लोगों को बचाने की कोशिश की, सभी को ढूंढा जाएगा और उन्हें मौत के हवाले किया जाएगा। कमरे में बैठे कुछ लोग इस बात से अनकंफर्टेबल थे क्योंकि इसका मतलब था दूसरे देशों में सीक्रेट ऑपरेशन करना, वहाँ पे हत्याएं करवाना
और ऐसे फैसले जिन्हें दुनिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। और दूसरी तरफ 11 ताबूतों की तस्वीरें थी और एक ऐसे देश जो जवाब देना चाहता था। आखिरकार फैसला ले लिया गया। गोल्डा मेयर ने इस ऑपरेशन की परमिशन दे दी। अब इजराइल के इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका था और शिकार का वक्त शुरू हो चुका था। एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई जिसका काम था सभी गुनाहगारों की पहचान करना, उनके नाम ढूंढना, उनके खिलाफ सबूत जुटाना और फिर फाइनल इंसाफ करना। बहुत जल्द इन आतंकियों और इनके साथियों को सज़ा देने का वक्त आने वाला था। ये लोग दुनिया के अलग अलग शहरों में छिप कर रह रहे थे। इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इनकी ज़िंदगी अब कुछ ही समय की रहने वाली है। रोम, पेरिस, एथेंस, निकोसिया, बेरूत, जहाँ जहाँ ये लोग खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, वहीं कोई बंदा इनकी तलाश शुरू कर चुका था। इन लोगों के फ़ोन टैप होने शुरू हो गए थे, उनके फ़ोन सुने जा रहे थे, उनकी तस्वीरें ली जा रही थी, उनका डेली रूटीन फॉलो किया जा रहा था और उनके नाम एक लिस्ट में जोड़े जा रहे थे। एक ऐसी लिस्ट जिस पर आ जाना लगभग मौत की सज़ा के बराबर था। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया रॉथ ऑफ गॉड, यानी भगवान का प्रकोप। लेकिन इस कहानी में सजा देने भगवान नहीं आने वाले थे, इसमें आने वाले थे मोसाद के एजेंट और उनका पहला टारगेट चुना जा चुका था। रोम, अक्टूबर 1972, ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड शुरू हो चुका था। दुनिया में किसी को अभी तक इसकी भनक नहीं थी। किसी को पता नहीं था कि म्यूनिख के बाद इजराइल ने एक सीक्रेट वॉर शुरू कर दी है, एक ऐसी लड़ाई जो सीमाओं के परे लड़े जाने वाली थी। और इसका पहला निशाना था वाइल ज़्वाइटर। ये कोई बंदूक लेकर घूमने वाला आतंकी नहीं था। वो रोम में रहता था, पढ़ा लिखा था और किताबों से प्यार करता था। वो अरबी साहित्य का अनुवाद करता था और कई लोगों की नज़रों में वो एक बुद्धिजीवी यानी कि एक इंटेलेक्चुअल था। लेकिन मोसाद की नज़र में उसकी पहचान दूसरी थी। मोसाद का मानना था कि उसके रिलेशन ब्लैक सितंबर से हैं और म्यूनिख हमला करने में उसने किसी ना किसी रूप में मदद की थी। इसलिए उसका नाम रॉथ ऑफ गॉड की लिस्ट में शामिल किया गया। मोसाद ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वो सही मौके का इंतज़ार करते रहे। कई दिनों और हफ्तों तक एजेंट उसकी हर मूवमेंट पर नज़र रखे हुए थे। वो कब घर से निकलता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, किस समय लौटता है, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था। धीरे धीरे मोसाद को उसका पूरा रूटीन समझ में आ गया। 16 अक्टूबर 1972 की रात वाइल ज़्वाइटर अपने अपार्टमेंट की तरफ लौट रहा था। मोसाद के लोग उसके पीछे थे। जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ और लिफ्ट के पास पहुंचा, तभी दो आदमी अचानक उसके सामने आ गए। कुछ सेकंड के लिए तो वाइल को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर अचानक गोलियां चलने लगी, एक के बाद एक, और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ज़मीन पर गिर चुका था और हमलावर वहाँ से गायब हो चुके थे। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मोसाद ने इस हमले की कोई जिम्मेदारी नहीं ली, इजराइल ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन मोसाद ने अपना संदेश साफ पहुँचा दिया था। बहुत क्लियर संदेश कि म्यूनिख की घटना को इजराइल भूला नहीं था और अब सूची में शामिल हर आदमी को समझ आ जाना चाहिए था कि उसका भी नंबर आ सकता है। उन 11 मरने वाले इजरायली खिलाड़ियों की याद में मोसाद ने वाइल ज़्वाइटर को 11 गोलियां मारी। रॉथ ऑफ गॉड शुरू हो चुका था। दुनिया के अलग अलग शहरों में बैठे म्यूनिख हत्याकांड के जिम्मेदार लोग अभी भी यही सोच रहे थे कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन वो गलत थे क्योंकि मोसाद अब शिकार पर निकल चुका था। पेरिस, दिसंबर 1972। वाइल ज़्वाइटर को मरे कुछ हफ्ते हो गए थे, लेकिन मोसाद का काम अभी रुका नहीं था। उनकी लिस्ट में अभी कई नाम बाकी थे। मोसाद की लिस्ट में अगला नाम था महमूद हमशरी का। बाहर से देखने में महमूद हमशरी कोई आतंकी नहीं लगता था। वो पेरिस में रहता था, सूट पहनता था, पत्रकारों से मिलता था, उन्हें इंटरव्यू देता था और ख़ुद को फ़िलिस्तीनी आंदोलन का प्रवक्ता बताता था। लेकिन मोसाद का मानना था कि उसकी असली कहानी इससे कहीं बड़ी थी। उनके मुताबिक महमूद हमशरी ब्लैक सितंबर के लिए यूरोप में काम करता था और म्यूनिख हमले के पीछे मौजूद लोगों में उसका भी योगदान था और इसीलिए अब उसका नाम
रॉथ ऑफ गॉड की लिस्ट में जुड़ चुका था। इसके बाद हमशरी की भी निगरानी शुरू हो गई। वो कब घर से निकलता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, सब कुछ रिकॉर्ड होने लगा। दिन बीतते गए और फिर एक दिन मोसाद ने अपना कदम उठाया। कुछ एजेंट्स ने उसके घर में घुसकर उसके टेलीफोन के साथ छेड़छाड़ की और उसके अंदर एक छोटा बम फिट कर दिया और इसके बाद सही समय का इंतज़ार किया। 8 दिसंबर 1972 महमूद हमशरी के घर का फ़ोन बजा। महमूद हमशरी ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या मैं महमूद हमशरी से बात कर रहा हूँ? हमशरी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। और अगले ही पल एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज़ था कि कमरा हिल गया। हमशरी ज़मीन पर गिर गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। वाइल्ड वेटर के बाद रॉथ ऑफ गॉड ने अपना दूसरा शिकार कर लिया था। अब यूरोप में बैठे उन बाकी लोगों को भी समझ में आने लग गया था कि ये कोई नॉर्मल बदला नहीं है, ये एक शिकार है और शिकारी रुकने वाला नहीं है। रॉथ ऑफ गॉड अब पूरी रफ्तार पकड़ चुका था। वाइल्ड वेटर, महमूद हमशरी, ये दो नाम ठिकाने लगा दिए गए, लेकिन मोसाद का असली काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। असल में तो अभी इस खेल की शुरुआत हुई थी। अब यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई शहरों में कुछ लोगों के अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। उन्हें ये तो नहीं पता था कि अगला नंबर किसका होगा, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि मोसाद उन्हें ढूंढ रहा है। साइप्रस, जनवरी 1973। लिस्ट में अगला नाम था हुसैन अल बशीर का। मोसाद का मानना था कि वो साइप्रस में ब्लैक सितंबर के नेटवर्क को संभालने में मदद करता था। कुछ दिनों तक उसकी भी निगरानी की गई। जब उसकी आदतें और रूटीन समझ में आ गया तो मोसाद ने उसके होटल के कमरे में एक बम फिट कर दिया। रात को जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटा, एक भयानक विस्फोट हुआ और उसका नाम भी लिस्ट से कट गया। इसके कुछ ही महीने बाद पेरिस में एक और नाम सामने आया, बासिल अल कुबैसी। दुनिया की नज़र में वो एक प्रोफेसर था, एक पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन मोसाद का आरोप था कि वो हथियार खरीदने और उन्हें अलग अलग आतंकी संगठनों तक पहुंचाने में मदद करता था। 6 अप्रैल 1973 एक रात वो सड़क पर चल रहा था। उसको नहीं पता था कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। कुछ सेकंड बाद गोलियां चली और बासिल अल कुबैसी सड़क पर गिर पड़ा। अब रॉथ ऑफ गॉड का नाम धीरे धीरे फैलने लगा था, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई कुछ नहीं कह रहा था। ना इजराइल ने कुछ बोला था, ना मोसाद ने, और ना ही उन देशों ने जहां ये हत्याएं हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक आदमी ऐसा था जो अभी भी मोसाद की पहुंच से बाहर था। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में माना जाता था कि म्यूनिक ऑपरेशन के पीछे सबसे बड़ा दिमाग उसी का था। एक ऐसा आदमी जो बेरूत में बैठकर खुद को पूरी तरह सेफ समझता था। उसका नाम था अली हसन सलामे। और बहुत जल्द रॉथ ऑफ गॉड का रास्ता सीधे उसकी तरफ मुड़ने वाला था। बेरूत 1973। उस समय मिडिल ईस्ट में अगर कोई शहर सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता था तो वो था बेरूत। उस टाइम के हिसाब से यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत हॉट थी। यहाँ पूरी दुनिया के जासूसों का भी डेरा था। यहाँ गोलियाँ भी चलती थी और यहाँ लड़ाई भी चल रही थी। लेकिन इसी शहर में एक आदमी ऐसा भी था जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग ज़िंदगी जी रहा था। उसका नाम था अली हसन सलामे। जब बाकी लोग अपनी पहचान छुपा कर घूमते थे, सलामे को लोगों की नज़रों में रहना पसंद था। उसे महंगी गाड़ियाँ और महंगे कपड़ा पहनना पसंद था। वो आलीशान पार्टियाँ अटेंड करता था और हर समय उसके आसपास खूबसूरत महिलाएं मौजूद रहती थी। उसकी ज़िंदगी किसी अंडरग्राउंड आतंकी जैसी नहीं थी, बल्कि किसी फिल्म स्टार जैसी लगती थी। बेरूत में उसका नाम एक सेलिब्रिटी की तरह लिया जाता था। पत्रकार उससे मिलना चाहते थे, राजनेता उससे रिश्ते बनाना चाहते थे और कई लोग उसकी तरह बनना चाहते थे। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। असली कहानी इस चमक धमक के पीछे छुपी हुई थी।
सलामे को साधारण आदमी नहीं था। उसका पिता हसन सलामे फिलिस्तीन आंदोलन का बड़ा नेता था और पिता की मौत के बाद अली हसन सलामे ने भी वही रास्ता चुना। उसने फतह संगठन ज्वाइन किया और धीरे धीरे वो फतह संगठन में ऊपर बढ़ता गया। फिर ब्लैक सितंबर से उसका नाम जुड़ने लगा और कुछ ही टाइम में वो फिलिस्तीनी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गया। मोसाद का मानना था कि म्यूनिक ऑपरेशन के पीछे उसी का दिमाग था। प्लानिंग किसने की, पैसा कहाँ से आया, लोगों को किसने जोड़ा, इन सभी सवालों के जवाब बार बार अली हसन सलामे की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सलामे वहील ज़ुवेटर नहीं था, वो महमूद हमशरी भी नहीं था और ना ही बासिल अल कुबैसी। उसके पास पैसे थे, ताकत थी, उसके पास हथियारबंद सिक्योरिटी थी और सबसे बड़ी बात उसके पास इंफॉर्मेशन थी। उसे पता था कि मोसाद उसका पीछा कर रहा है और मोसाद को पता था कि सलामे भी ये बात जानता है। यानी अब ये सिर्फ एक शिकार नहीं था, ये खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को देख सकते थे। एक तरफ था मोसाद, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक, और दूसरी तरफ था अली हसन सलामे, जिसे लोग रेड प्रिंस भी कहते थे। और बहुत जल्द बेरूत की गलियों में इन दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली थी जो कई सालों तक चलने वाली थी। सलामे अब मोसाद की लिस्ट में सबसे ऊपर था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। मोसाद को हालांकि उसका नाम पता था, चेहरा पता था, शहर पता था, लेकिन उसे मारना लगभग नामुमकिन था। सलामे कभी अकेला नहीं चलता था, उसके आसपास हमेशा हथियारबंद लोग रहते थे। उसकी गाड़ियां बार बार रास्ता बदलती थी और उसकी हर गतिविधि सुरक्षा के कई घेरों से होकर गुजरती थी। लेकिन मोसाद भी हार मानने वाली नहीं थी। एजेंट्स बेरूत भेजे गए, कुछ वहाँ रिपोर्टर बन के पहुँचे, कुछ ट्रेडर बन के और कुछ टूरिस्ट बन के। धीरे धीरे सलामे के डेली रूटीन का नक्शा तैयार होने लगा। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किस रास्ते से निकलता है, उसकी पसंदीदा जगह कौन सी हैं, और सब कुछ नोट किया जाने लगा। लेकिन हर बार एक ही प्रॉब्लम सामने आ रही थी। सलामे की मौजूदगी वाली जगह तक पहुंचना आसान था, लेकिन सलामे के करीब पहुंचना मुश्किल था, और सलामे को मारकर वहां से जिंदा वापस आना वो तो लगभग इम्पॉसिबल था। महीने बीतते गए, मोसाद इंतज़ार करता रहा, सलामे बचता रहा, और इस वजह से रेड प्रिंस यानी सलामे का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसको लगने लगा वो अजय है, इनविंसिबल है, कि मोसाद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कि बेरूत उसकी दुनिया है और यहाँ उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसी समय कहीं दूर कुछ लोग उसकी फाइल पर लगातार काम कर रहे थे। नई नई तस्वीरें जुड़ रही थी, नए नाम जुड़ रहे थे, नई रिपोर्ट्स आ रही थी। मोसाद जल्दबाजी नहीं कर रहा था, उन्हें पता था कि उनकी एक गलती इस पूरे ऑपरेशन को बर्बाद कर सकती है। और फिर 1973 में एक ऐसा मौका सामने आया जिसका इंतज़ार मोसाद कई महीनों से कर रहा था। एक मौका जिससे वो सीधे बेरूत के अंदर अपने सबसे बड़े दुश्मन तक पहुंच सकते थे। और इसी मौके ने जन्म दिया मोसाद के हिस्से के सबसे साहसी ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन को। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ यानी कहानी का वही मोड़ जहां से हमने अपनी आज की कहानी को शुरू किया था। म्यूनिक हमले के बाद मोसाद एक के बाद एक कई लोगों तक पहुंच चुका था, लेकिन इजराइल को लगता था कि असली साजिशकर्ता अभी भी बचे हुए हैं। उनमें से 3 लोग बेरूत में मौजूद थे। उनके नाम थे कमाल अदवान, कमाल नासिर और मोहम्मद यूसुफ अल नज़ार, जिसे अबू यूसुफ के नाम से भी जाना जाता था। इजराइल का मानना था कि ये लोग फिलिस्तीनी संगठनों के सबसे इम्पोर्टेंट नेताओं में से एक थे, और अगर इन्हें ख़त्म करना है तो इस बार किसी यूरोपीय शहर में इंतज़ार करने से काम नहीं चलेगा। इस बार शिकार के घर तक जाना होगा। कोई सीमा चौकी भी नहीं थी, क्योंकि टारगेट किसी रेगिस्तान में नहीं था, किसी बॉर्डर टाउन में भी नहीं था, वो लेबनान की राजधानी बेरूत में था। 9 अप्रैल 1973 रात का वक्त इजरायली कमांडोज समुद्र के रास्ते लेबनान पहुंचे, छोटी छोटी नावों में, पूरी खामोशी के साथ।
तट पर पहुंचने के बाद उनका स्वागत मोसाद एजेंटों ने किया। गाड़ियां पहले से ही तैयार थी, रास्ते पहले से ही तय थे और टारगेट की इमारतों की जानकारी भी पहले से ही प्राप्त की गई थी। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे दिलचस्प बात कुछ और थी। उन कमांडोज में से एक कमांडो एक सुंदर महिला के वेश में थी। काले बाल, लेडीज कपड़े, मेकअप, यहाँ तक कि उसने अपनी चाल भी बदली हुई थी। वो आदमी कोई साधारण सैनिक नहीं था दोस्तों, वो था एहूद बराक, वही आदमी जो आगे चलकर इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बना। बेरूत की सड़कों पर घूमते हुए वो बिल्कुल एक महिला जैसा दिखाई देता था और यही वजह थी कि उस पर किसी को शक नहीं हुआ। मोसाद और इजरायली कमांडो जानते थे कि अगर उनकी पहचान खुल गई तो शायद जिंदा वापस लौटना पॉसिबल नहीं है। कमांडोज ने अपनी अलग अलग 3 टीमें बनाई और तीनों टीमें अपने अलग अलग लक्ष्य की तरफ निकल पड़ी। एक टीम अब यूसुफ के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ी और दूसरी कमाल अदवान के घर की तरफ और तीसरी कमाल नासिर के ठिकाने की तरफ, क्योंकि बेरूत में जितनी देर वो रुकते उतना ही ज़्यादा खतरा उनके लिए हो जाता। फिर हमला शुरू हुआ, दरवाजे तोड़े गए, गोलियां चली। इन लोगों के सिक्योरिटी गार्ड्स ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हमला इतना तेज था कि इनको संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में तीनों टारगेट मारे जा चुके थे। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होने वाला था। वो था बेरूत से सेफली वापस निकलना। बेरूत में गोलियों की आवाज़ फैल चुकी थी, अफरा तफरी मच चुकी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आ चुके थे। लेकिन इससे पहले कि शहर पूरी तरह से जागता, कमांडोज अपनी गाड़ियों तक पहुंच चुके थे और फिर समुद्र के रास्ते वो लेबनान छोड़ चुके थे। पूरा ऑपरेशन कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। जब अगली सुबह बेरूत जागा तो 3 बड़े फिलिस्तीनी नेता मर चुके थे और दुनिया को समझ में आ गया था कि इजराइल सिर्फ यूरोप में ही हत्याएं नहीं कर रहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो दुश्मन के घर में घुसकर भी हमला कर सकता है। और उस रात महिला के वेश में बेरूत की सड़कों पर घूमने वाला वो कमांडो एक मैसेज छोड़ गया था। म्यूनिख को इजराइल भूला नहीं था और रॉथ ऑफ गॉड अब पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। जुलाई 1973, ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड को शुरू हुए कई महीने बीत चुके थे। मोसाद ने एक के बाद अपने कई टारगेट एलिमिनेट कर दिए थे और उसी दौरान उन्हें खबर मिली। खबर ये थी कि अली हसन सलामे नॉर्वे के एक छोटे से शहर लिलीहैमर में छुपा हुआ है। मोसाद के लिए ये एक बड़ी खबर थी, क्योंकि महीनों से वो जिस आदमी को ढूंढ रहे थे वो आखिरकार उनके हाथ लगने वाला था। इसके कुछ दिनों बाद एजेंट्स की एक टीम नॉर्वे पहुंची। उन्होंने निगरानी शुरू कर दी, फोटोग्राफ्स लेने शुरू कर दिए, लोगों का पीछा किया जाने लगा और जल्दी एक आदमी उनकी नज़र में आया जिसको देखकर मोसाद को यकीन हो गया यही सलामे हैं। चेहरा मिलता जुलता था, हुलिया मिलता जुलता था, कुछ रिपोर्ट्स भी उसी की ओर इशारा कर रही थी और धीरे धीरे टीम को विश्वास हो गया कि उनका महीनों पुराना शिकार आखिरकार उनके सामने है। 21 जुलाई 1973, एक आदमी रात को अपनी गर्भवती पत्नी के साथ फिल्म देखकर वापस लौट रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। सड़क पर चलते चलते अचानक गोलियां चली। कुछ ही सेकंड में वो आदमी ज़मीन पर गिर पड़ा और हमलावर वहाँ से भाग निकले। लेकिन इस बार मोसाद से गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़। जिस आदमी को मोसाद ने मारा वो अली हसन सलामे नहीं था, उसका नाम था अहमद बुशीकी। वो एक मोरक्को का रहने वाला आदमी था जो यहाँ वेटर का काम करता था और जिसका म्यूनिख मैसेकर से कोई लेना देना नहीं था, जिसका ब्लैक सितंबर से भी कोई कनेक्शन नहीं था और जिसका आतंकवाद से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। मोसाद ने गलत आदमी को मार दिया था। ये ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड के लिए सबसे बड़ा झटका था। पहली बार शिकारी से गलती हुई और इस बार गलती छुप नहीं सकी। नॉर्वे की पुलिस हरकत में आ गई, जांच शुरू हुई, गवाह सामने आने लगे और कुछ ही दिनों में मोसाद के कई एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए गए। दुनिया भर के अखबारों में एक ही खबर छपी, मोसाद ने गलत आदमी की हत्या कर दी। इतने सालों से जिस एजेंसी को लगभग अजय माना जा रहा था, उसकी इमेज पर आज पहली बार दाग लगा था। और सबसे बड़ी बात, अली हसन सलामे अब भी जिंदा था। रॉथ ऑफ गॉड रुकने वाला नहीं था, लेकिन पहली बार
मोसाद को भी एहसास हो गया कि इस खेल में गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लिलीहैमर कांड के बाद सब कुछ बदल गया। पहली बार ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड का सच दुनिया के सामने आ गया था। अब तक तो लोग सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे, कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब पूरी दुनिया की उंगलियां सीधे मोसाद की तरफ उठने लगी। नॉर्वे की पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। गिरफ्तार एजेंट से पूछताछ शुरू की गई। नए नए नाम सामने आने लगे, नए सुराग मिलने लगे और धीरे धीरे मोसाद के गुप्त नेटवर्क भी उजागर होने लगे। इजराइल के लिए ये एक बहुत ही शर्मनाक पोजीशन थी। उन्होंने एक बेगुनाह आदमी को मार दिया था, उनके एजेंट्स पकड़े जा चुके थे और दुनिया भर के अखबार उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ बेरूत में बैठा अली हसन सलामे ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। कई महीनों से मोसाद उसका पीछा कर रही थी, लेकिन अब शिकारी खुद मुश्किल में फंस चुका था। सलामे को लगने लग गया कि अब वो बच गया है, कि शायद मोसाद उसे अब कभी नहीं पकड़ पाएगा, कि शायद वो उनसे एक कदम आगे है। और सच कहें तो उस समय तक ऐसा लग भी रहा था। लिलीहैमर की घटना के बाद ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड की रफ्तार स्लो हो गई। कुछ ऑपरेशन रोक दिए गए, कुछ एजेंट वापस बुला लिए गए और कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि ये पूरा अभियान ख़त्म होने वाला है। लेकिन मोसाद भूलने वालों में से नहीं था। वो इंतज़ार कर सकते थे कई सालों तक, लेकिन वो भूल नहीं सकते थे। उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा नाम अब भी वही था, अली हसन सलामे। और कहीं ना कहीं मोसाद ये समझ चुका था कि अगर उसे ख़त्म करना है तो पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। उन्हें फिर से शुरुआत करनी होगी, फिर से नए एजेंट बनाने होंगे, उन्हें फिर से नए एजेंट नई पहचान के साथ बनाने होंगे। अली हसन की नए सिरे से निगरानी करनी होगी और एक नई योजना बनानी होगी। इस बार मोसाद को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा, 6 साल लंबा इंतज़ार। 1979, 6 साल बीत चुके थे। दुनिया बदल चुकी थी, सरकारें बदल चुकी थी। इस बीच दुनिया में कई लड़ाई शुरू हुई और कई लड़ाइयाँ ख़त्म हुई और अधिकांश लोगों के लिए म्यूनिख मैसेकर अब एक पुरानी खबर बन चुका था। लेकिन मोसाद अभी भी इसे नहीं भूला था। 6 साल पहले लिलीहैमर में उनसे एक बड़ी गलती हो गई थी, एक ऐसी गलती जिसने उनके पूरे ऑपरेशन को झटका दे दिया था। हालांकि इन 6 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी और वो थी मोसाद की लिस्ट। उस लिस्ट में जो नाम सबसे ऊपर तब लिखा था, आज भी वही था, अली हसन सलामे का नाम। इन 6 सालों में सलामे की ज़िंदगी भी बदल चुकी थी। अब वो पहले से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। उसका प्रभाव बहुत बढ़ चुका था, उसके कॉन्टैक्ट्स बढ़ चुके थे और सबसे बड़ी बात, अब उसे विश्वास हो चुका था कि वो बच निकला है। उसे लगने लगा था कि मोसाद हार मान चुकी है, कि 6 साल की खामोशी दरअसल हार की निशानी है। लेकिन वो गलत था, क्योंकि इन 6 सालों में मोसाद गायब नहीं हुआ था। मोसाद के लोग कहीं उसकी तस्वीरें जुटा रहे थे, कहीं रिपोर्ट्स लिख रहे थे, कहीं लोग उसके दोस्तों पर नज़र रखे हुए थे और कहीं कुछ एजेंट उसके इतना करीब पहुंच चुके थे कि सलामे को इसका अंदाज़ा भी नहीं था। धीरे धीरे सलामे के ऊपर एक नई फाइल तैयार हो रही थी, जो पहले से ज़्यादा मोटी थी, पहले से ज़्यादा एक्यूरेट और पहले से ज़्यादा खतरनाक। अब मोसाद जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। लिलीहैमर की गलती उन्हें अब भी याद थी। इस बार कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जान गए थे कि उनके सामने कोई साधारण टारगेट नहीं था। उनके सामने वो आदमी था जिसने दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी। लेकिन अब शिकारी फिर से तैयार था और शिकार फिर से शुरू होने वाला था। इस बार मोसाद के पास टाइम भी बहुत था और पेशेंस भी बहुत था, और एक ऐसी योजना भी जिसके बारे में अली हसन सलामे को कुछ पता नहीं था। इन 6 सालों में एक और चीज़ नहीं बदली थी, और वो थी अली हसन सलामे की आदत। उसे लोगों के बीच रहना पसंद था, उसे दिखाई देना पसंद था, उसे अपनी पावर दिखाना पसंद था। महंगी गाड़ियाँ, बड़े काफिले, पार्टियाँ और हर जगह मौजूद उसके सुरक्षा गार्ड।
सलामे को लगता था कि यही उसकी ताकत है, लेकिन धीरे धीरे यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही थी। मोसाद ने अब अपनी रणनीति बदल दी थी। वो जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, वो हमला नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ देख रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे। इस बार उन्होंने सिर्फ सलामे पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसके आसपास के लोगों को भी ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसके दोस्त, उसके पार्टनर्स, उसके ड्राइवर, उसके सुरक्षा गार्ड, उसकी पसंदीदा जगह और उसकी पसंदीदा सड़कें। धीरे धीरे एक पिक्चर क्लियर होने लगी। सलामे चाहे कितना भी सावधान क्यों ना हो, उसकी कुछ आदतें कभी नहीं बदलती थी। कुछ रास्ते वो बार बार इस्तेमाल करता था, कुछ जगहें ऐसी थी जहां वो बार बार जाता था, और उसके रूटीन में कुछ टाइम ऐसा था जब उसकी सुरक्षा सबसे कमज़ोर रहती थी। मोसाद को अब वही चाहिए था, एक मौका, सिर्फ एक मौका। महीनों तक जानकारी जुटाई जाती रही, तस्वीरें ली जाती रही, रिपोर्ट्स बनती रहीं, और फिर आखिरकार मोसाद को वो मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। बेरूत की एक सड़क, एक निश्चित टाइम और एक ऐसा रास्ता जिससे सलामे लगभग हर दिन गुजरता था। पहली बार 6 साल के बाद मोसाद को लग रहा था कि शिकार उनकी पहुंच में है, लेकिन इस बार वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। ना ही वो कोई गोलीबारी चाहते थे, ना कोई पीछा करना और ना ही कोई गलती। लिलीहैमर का सबक अब भी उन्हें याद था। इस बार वो सिर्फ एक वार करना चाहते थे, और वो वार इतना सटीक होना चाहिए था कि अली हसन सलामे को संभलने का मौका तक ना मिले। शिकार शुरू हो चुका था, लेकिन सलामे को अब भी लगता था कि वो सेफ है। उसे नहीं पता था कि मौत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। 22 जनवरी 1989, बेरूत। इस दिन की सुबह की शुरुआत भी बाकी दिनों की तरह ही थी। अली हसन सलामे अपने सुरक्षा गार्ड के साथ अपने घर से निकला। उसके साथ उसका पूरा काफिला था। वो बहुत कॉन्फिडेंट था, और उसका ये कॉन्फिडेंस पिछले 6 सालों में और भी ज़्यादा बढ़ गया था। उसे नहीं पता था कि मोसाद ने इस दिन की तैयारी महीनों से नहीं, कई सालों से की है। बेरूत की एक सड़क पर एक फोक्सवैगन कार खड़ी थी। वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, जैसे हजारों गाड़ियां रोज़ दिखती हैं, लेकिन उसके अंदर सैकड़ों किलो विस्फोटक भरा हुआ था। कुछ ही दूरी पर मोसाद के एजेंट मौजूद थे। वो इंतज़ार कर रहे थे, बस एक सिग्नल का, एक सही मोमेंट का। सलामे का काफिला धीरे धीरे उसी सड़क पर आगे बढ़ रहा था। एक कार, दूसरी कार, फिर तीसरी कार, और इनके बीच में अली हसन सलामे। मोसाद के एजेंट्स ने एक बार फिर कंफर्म किया। वो लोग शक की कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते थे, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने चेक कर लिया था, इस बार टारगेट सही था। लिलीहैमर की गलती उन्हें अब भी याद थी, और इसी वजह से उन्होंने आखिरी मिनट तक इंतज़ार किया। और फिर वो पल आ गया। जैसे ही सलामे की गाड़ी उस वोक्सवैगन कार के बराबर पहुंची, एक एजेंट ने सिग्नल दिया, और अगले ही सेकंड एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा इलाका हिल गया। कारों के परकच्छे उड़ गए, खिड़कियों के शीशे टूट गए, लोग चीखते हुए सड़कों पर भागने लगे। कुछ सेकंड पहले तक जो सड़क एकदम नॉर्मल दिख रही थी, वो अब युद्ध का मैदान जैसे लग रही थी। सलामी की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उसके सुरक्षा गार्ड इधर उधर बिखरे पड़े थे। हर तरफ धुआं था, अफरा तफरी थी और खून था। अली हसन सलामे अभी जिंदा था, लेकिन बुरी तरह घायल। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसको घंटों तक बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। 6 साल तक दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी को चुनौती देने वाला आदमी अब अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। कुछ घंटों बाद अली हसन सलामे की मौत हो गई। म्यूनिख से शुरू हुआ शिकार आखिरकार खत्म हो चुका था। जिस नाम का पीछा मोसाद ने सालों तक किया था, वो अब उनकी लिस्ट से हमेशा के लिए हट चुका था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? बेरूत, जनवरी 1989। अली हसन सलामे मर चुका था, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी मौत की खबर आग की तरह फैल गई। कुछ ही घंटों में पूरे बेरूत को पता चल गया कि रेड प्रिंस अब नहीं रहा, और फिर उसका जनाजा निकाला गया। हजारों लोग झंडे, नारों, आंसुओं और गुस्से के साथ सड़क पर खड़े थे। कुछ लोगों के लिए वो एक आतंकवादी था,
और कुछ लोगों के लिए वो एक हीरो था, एक ऐसा आदमी जो उनकी लड़ाई का चेहरा बन चुका था। जनाजे में फिलिस्तीन आंदोलन के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। यासिर अराफात भी वहाँ था, हथियारबंद लड़ाके भी थे और आम लोग भी। जिस आदमी को मोसाद 6 साल तक ढूंढता रहा, आज उसे आखिरी विदाई देने हजारों लोग आए थे। लेकिन उसी समय हजारों किलोमीटर दूर इजराइल में कुछ और लोग भी इस खबर को देख रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक मिशन का अंत था। म्यूनिक 1972 के 11 खिलाड़ी, 11 लाशें, 11 परिवार और अब 6 से ज़्यादा साल बाद उस कहानी का सबसे बड़ा किरदार भी मर चुका था। मोसाद ने अपना वादा पूरा किया, उन्होंने इंतज़ार किया, उन्होंने गलतियां की, उन्होंने अपने एजेंट्स खोए, उन्होंने आलोचना झेली, लेकिन आखिरकार वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या ये जीत थी? क्या म्यूनिक का बदला पूरा हो गया था, या फिर ये सिर्फ हिंसा के एक और चैप्टर की शुरुआत थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा क्राइम की दुनिया की एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार और जय हिंद।